बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 9 रुकनी बेंच टूटा, चीफ जस्टिस डट गए, 7 रुकनी बेंच बना। इस 7 रुकनी बेंच ने जो केस की समाअत की है और अब कल जो माहौल बनने जा रहा है और कल खतरे को भांपते हुए यूं लग रहा है कि हुकूमत को पता लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही एक फैसला आ चुका है और कल जुमातुल मुबारक बरोज 23 जून क्या कुछ बड़ा होने वाला है। वजीर दिफा ने एक बयान जारी किया है और इस बयान ने इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हलचल मचा दी है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और जो नया बेंच बना है उसकी समाअत का जब मैं आपके सामने एक एक जो चीदा चीदा नुक्ते हैं वो जब आपके सामने रखूंगा तो आपको वाजे हो जाएगा, क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी कि इस 7 रुकनी बेंच में कौन सा जज कहां पर खड़ा है, मामलात क्या है। अब नाज़रीन इकराम, जो वक्फा लिया गया समाअत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से अलग होने के बाद, और अब यह मौक़िफ़ भी अपनाया जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बार बार कहा कि मैं इस बेंच से अलग नहीं हो रहा, यह बेंच ही गैर कानूनी है, ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो बेंच बना है ये बेंच ही गलत है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि सारे बेंच और पूरा काम ही रोक दिया जाए, मुल्क के अंदर जुडिशरी हाथ पे हाथ रख के बैठे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मौक़िफ़ से इख्तलाफ ही किया है और उन्होंने जाहिर बात है कि जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसके मुताबिक 7 रुकनी बेंच जो पीछे बच गए जज, उनके साथ चीजों को वो आगे लेकर चले हैं। अब वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका कहना था कि मैं एक दरखास्त गुजार जवाद एस खाजा का रिश्तेदार हूं, किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज है तो अभी बता दें ताकि वक्त न जाया हो। जाहिर बात है। एतजाज हसन का कहना था कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर हमें कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं, इसलिए तमाम फरीकैन दलाइल मुख्तसर रखें, छुट्टियों में हमारे बेंच दीगर रजिस्ट्रीज में होते हैं। और यह एक क्लियर मैसेज इस तरफ भी है कि शायद फैसला बहुत जल्दी हो जाए। एतजाज हसन के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क में आर्टिकल 245 का निफाज किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। इस सवाल पर वकील लतीफ खोसा का कहना था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो चुका है। कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के एलामी में कहा गया है कि 9 मई के वाकयात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या फिर कोई ब्रिगेडियर। जस्टिस मंसूर के इस्तफसार पर लतीफ खोसा का कहना था कि यह ISPR का ही जारी एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिये की तौसीक की। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरखास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं, जिसने जो जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। लतीफ खोसा का कहना था कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलें, फौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाकयात की आड़ में 9-10 हजार अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हकाइक में रहें। जो मुकदमात दर्ज हुए उनमें मुतअद्दिद नाम हैं। मुकदमात में कुछ पुलिस एहलकारों के नाम क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और कितने गिरफ्तार हुए। इस सब के ऊपर वकील लतीफ खोसा का कहना था कि 10 मई को पहले 50 अफराद गिरफ्तार किए गए। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और फरूख हबीब के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। पूरे मुल्क से 10 मई को 4000 अफराद गिरफ्तार हुए। किसी फर्द के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तो मुकदमा दर्ज ही नहीं था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उनको सुनने का इख्तियार इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को हासिल है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जो मुतासरा हैं उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं है। एतजाज हसन के वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैंने दरखास्त दायर की मगर फिलहाल किसी मुतासरा शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक क्या कानून जो है वो चैलेंज हो सकता है। वकील लतीफ खोसा का कहना था कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुतल्लिक कोई किताब नहीं है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकिली की दी गई दरखास्त दिखा दें। जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि कितने लोगों के नाम कोर्ट मार्शल के लिए भेजे गए हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं कि किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मजिस्ट्रेट या अदालत को दरखास्त दी जा सकती है कि इन अफराद को
हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की हिदायत दी होगी। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिल अमल नहीं तो एटीसी के मुकदमात फौजी अदालत कैसे मुंतकिल करने दिए गए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि किस कानून और किस बुनियाद पर सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाजत दी गई। लतीफ खोसा ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तो कोई पेश नहीं हुआ। यही तो कह रहा हूं, यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे सिविलियंस को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि क्या इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में यह बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएं। इस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हुई तो 25 करोड़ अवाम जाएं तो जाएं कहां। जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह दिखाएं कि आर्मी एक्ट में कहां लिखा है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, आर्मी एक्ट में कहां लिखा है कि सजा कितनी हो सकती है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आर्मी एक्ट में कहीं भी सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज्यादा सख्त सजाएं हैं। अगर पूछा जाए कि फौज से सजा चाहिए या सिविल अदालतों से तो लोगों का रश लग जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि कौन से जराइम पर फौजी ट्रायल होगा। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीब पर हमले का जिक्र है, लेकिन यह कोर कमांडर हाउस था, यह फौजी तनसीब नहीं थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला किस बुनियाद पर था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये एक एक नुक्ता मैं समझता हूं कि इतना अहम है आप अंदाजा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्हें भी रोस्ट्रम पर बुलाया और चीफ जस्टिस का कहना था कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। या वकीलों को ही उठाया जा रहा है, वकला को हिरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लतीफ खोसा के घर पर हमला हुआ, उजैर भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना था कि किसी भी वकील को हिरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा तबका सहाफी है, सहाफी आजाद नहीं है और यह ठीक नहीं है। केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे। इस केस को सुनने वाला बेंच अब यहीं रहेगा। अगर बेंच एक भी मेंबर ना हो तो समाअत नहीं हो सकेगी। तमाम फरीकैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाएं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में होता यह है कि जितने जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान होते हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों की रजिस्ट्री में बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जज का लाहौर से ताल्लुक है, वो लाहौर की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केस सुनेगा, एक कराची, फिर इसी तरह क्वेटा और इस तरह की चीजें। चीफ जस्टिस ने कहा सब अब इधर बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहां रखा गया, खवातीन को कहां रखा जा रहा है, बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मुआशरा ट्रॉमे का शिकार है और ट्रॉमेटाइज हो चुका है पूरी की पूरी आपकी सोसाइटी। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी जातियात में मुदाखलत की गई। यह अवाम की आजादी का मामला है। इनसे पूछें कि कितने अफराद को आपने गिरफ्तार किया, तमाम गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त आदाद शुमार पेश करें और केस की समाअत जो है यह कह के कि कितने बंदे गिरफ्तार हुए, कितने फौजी अदालतों में आए, कितने अंडर ट्रायल हैं, कितने बच्चे, कितनी औरतें कहां पर रखे, कैसे रखे, किसको दिए, किस कानून के तहत दिए, ये सारी की सारी तफसीलात लेके आए, इन राइटिंग लेके आए और सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी और इस केस को हम जल्दी निपटाएंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत भांप चुकी है बड़ा वाज़े तौर पर। और आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट अगर फौजी अदालतों पर फैसला दे देता है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाने का भी तो फैसला दिया था, क्या उस फैसले पर अमल दरामद हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पूरे का पूरा जो एक निजाम है वो उस फैसले के खिलाफ अड़ चुका था, वो इस फैसले के खिलाफ डट चुका था। और इस सारी की सारी सिचुएशन में अगर आप पूरे सिनेरियो को एनालाइज करें, अगर आप इस सिचुएशन की संगीनी को समझें, तो इससे एक चीज यह भी वाज़ेह हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्मनामा जारी कर देता है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बाद बहरान खत्म नहीं होगा। उसके बाद बहरान एक नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा, उसके बाद बहरान एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। और इस सब के अंदर जो अलार्मिंग चीज है, जो खतरनाक चीज है, जो सबसे ज्यादा अजीबो गरीब चीज है नाज़रीन कराम, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है कि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस
सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आ जाए फैसला, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं। आप ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट सुने, अदलिया से हाथ जोड़कर अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, यानी अदलिया से हाथ जोड़ के तड़ी भी है इसमें, क्योंकि अपील के अंदर उन्होंने कहा है कि लिहाज करें, यह ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दे, इस तरह ना करें। यह कौमी इज्जत और कौमी वकार का मामला है, यानी ये जो चीज है ये बड़ी अलार्मिंग सी बात है। इन्होंने कहा है कि यह कौमी इज्जत और कौमी वकार का मामला है, तारीख आपको डिलीट कर देगी, आप किस्सा पारीना बन जाएंगे, आपकी सूरत हाल। इस सब से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल ही एक तरह से जो फैसला है उसकी बुनियाद वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला, और मैं समझता हूं देखें इससे इदारों की महाजराई ना हो, कम से कम ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से कुछ सहाफी हैं जिन्हें लॉन्च करके ये नैरेटिव बनवाया जा रहा है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अगर फैसला आता है तो इस चीज को अब ये रंग दिया जा रहा है कि जी ये कहीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी खुसूसी, या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया और फिर उसकी काबीना से तौसीक, ये उन सब के खिलाफ एक फैसला होगा। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, उन सब एलामियों के अंदर कहा गया है कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि 9 मई के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं उनमें जितने लोग मुलव्वस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो चीज जाहिर बात है मिलिट्री की टॉप लीडरशिप भी इस चीज के ऊपर इत्तफाक करती है कि जी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उससे केस कमजोर होता है, और केस जब कमजोर होता है तो फिर पूरा नैरेटिव कमजोर हो जाता है, नैरेटिव कमजोर होता है तो फिर चीजें मुतनाज़ा हो जाती हैं। तो जाहिर बात है इस सब के अंदर यह भी देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत कहीं इसकी आड़ के अंदर अपने सियासी मकासद तो हासिल नहीं कर रही, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है। और इस सब के अंदर लतीफ खोसा साहब की जो दलाइल है, वकला को हिरासा करने से रोका गया है, सहाफियों के ऊपर चीफ जस्टिस ने बात की है, मुल्क के अंदर जो एक तजब्जुब की फजा बनी हुई है, मुल्क के अंदर जो एक सूरत हाल बनी हुई है जिसके अंदर आपको पता है कि ट्रॉमेटाइज है पूरी सोसाइटी, एक हब्स ज़दा माहौल बन चुका है, सब लोग परेशान हैं, सब लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी एक अजीब सा टेस्ट क्रिएट करती हैं। और जाहिर बात है कि क्या इस सब के अंदर अदलिया वर्सेज एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी वर्सेज एस्टैब्लिशमेंट की राह हमवार हो रही है, ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। और जाहिर बात है इस सवाल की अहमियत जो है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये सवाल अपनी जगह पर रहेगा और ये सवाल एग्जिस्ट करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से देखना यह है कि मामला कहां पर जाता है, लेकिन क्या हुकूमत इस फैसले को मानेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जजमेंट आती है तो उसके बाद बहरान खत्म हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली अभी तक की सिचुएशन के अंदर यह लग रहा है कि बहरान खत्म नहीं होगा, बल्कि बहरान मजीद गहरा होगा। इस सब के अंदर रिव्यू एक्ट जो है उसके ऊपर भी फैसला महफूज है। 14 मई की जो समात है उसके बाद फिर उस पर भी फैसला आना है। 14 मई को जो इलेक्शंस का केस है उसमें इलेक्शन कमीशन की नजर सानी, तो बहुत कुछ इस वक्त पाइल्ड अप है। और सारी बात है लावा फूट भी सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग ये नैरेटिव भी बना रहे हैं कि भाई अगर डायरेक्ट मुआवजा आई हुई तो निजाम लपेटा जा सकता है, और शायद ख्वाजा आसिफ साहब की बात को भी उसी अंदाज में डिकोड कर लिया जाए कि निजाम जो है वो डीरेल हो सकता है, किस्सा आप किस्सा पारीना बन जाएं, आपको डिलीट कर दिया जाए। ये किस तरफ का ये क्या मैसेज है और क्या ये एनकोडेड मैसेज दिया गया और इसे किस तरह से जुडिशरी डिकोड करती है, ये भी अहम होगा और ये भी काबिल गौर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।